रिकॉर्डिंग ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने वीएस कोड खोला हुआ है और हम लोग यहाँ से लेके चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम लिखते हैं। आई जस्ट गो एंड आई इंक्लूड अ हेडर फाइल, आई इंक्लूड आई स्ट्रीम, देन मैं लिखता हूँ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। जूम इन कर दो, कोड नज़र नहीं आ रहा। बेटर। ठीक है, अब हम एक मेन फंक्शन बना लेते हैं जहाँ से हमारा कोड स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है जिसके अंदर मेरे पास वैल्यू पड़ी है 2। मेरे पास एक और इंटीजर वेरिएबल है जिसके अंदर मेरे पास वैल्यू पड़ी है फॉर एग्जांपल 5। ठीक है, मैं इन दोनों को सम करने के लिए एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, सो आई राइट अ फंक्शन, इसको भी हम बनाते हैं ऊपर। ठीक है, आई राइट दिस एंड आई एम गोना ऐड दीज टू नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आई राइट void। इस फंक्शन की रिटर्न टाइप void है, मतलब कि दिस फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। ठीक है, इस फंक्शन से हमें वापस कोई चीज़ रिसीव नहीं हो रही। ठीक है, तो मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूँ ऐड, एंड देन आई राइट इंटीजर। फर्स्ट पैरामीटर क्या पास हो रहा है, मेरे पास एक इंटीजर पास हो रहा है, एंड देन आई हैव अनदर पैरामीटर दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, सो आई जस्ट राइट प्रिंट स्टेटमेंट, सी आउट स्टेटमेंट टू प्रिंट द सम ऑफ these two numbers। ठीक है, सो आई जस्ट राइट सम इज a plus b। ठीक है, सो इफ आई गो एंड रन दिस प्रोग्राम, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने यूबंटू में किया होगा। हम एक दो तरीकों से कर सकते हैं प्रोग्राम को रन। या तो आप कमांड्स के थ्रू कर सकते हैं, या तो कोई अगर विंडोज़ पे काम कर रहे हैं तो वो वीएस कोड पे एक्सटेंशन इंस्टॉल करके यहाँ से भी कर सकता है। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ से कमांड से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ से भी करना है। सो हाँ, दो स्टेप्स में हमारा प्रोग्राम रन होता है। ठीक है, हम पहले प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, उसके बाद हम उसको रन करते हैं। उस प्रोग्राम की एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है जो सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, जो सी प्लस प्लस का कोड होता है वो हमारी समझ में होता है, और जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है वो कंप्यूटर के लिए होता है। सो आई राइट दिस डॉट फ्रंट स्लैश, एंड देन ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरे पास एक ये फाइल बनी है कंपाइल होने से। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एंड यहाँ पे मेरे पास ये आउटपुट आ गया। ठीक है, ये मेरे पास ठीक आ रहा है। नाउ what if I want to add टू फ्लोट नंबर्स। ठीक है, तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पे मैं 2.2 कर देता हूँ, इसको 5.5 कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसकी डाटा टाइप चेंज कर देता हूँ फ्लोट। इसको मैं फ्लोट कर दिया। आई डू दिस फ्लोट एंड आई गो हेयर ए एंड बी। ठीक है, सो जो दो मेरे नंबर्स थे उनकी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है जो दो इंटीजर पैरामीटर्स ले रहा है, लेकिन मैं तो ऐड करना चाह रहा हूँ दो फ्लोट नंबर्स को। चलें ऐसे करते हैं कि हम एक और फंक्शन बना लेते हैं इसके लिए। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख देता हूँ फ्लोट ऐड, और यहाँ पे मैं दो फ्लोट पैरामीटर्स पास कर देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इन फ्लोट नंबर्स का क्या सम है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दो फ्लोट नंबर्स रिसीव हो रहे हैं पैरामीटर्स के अंदर, एंड देन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ्लोट ऐड, ठीक है, एंड देन आई गो एंड रन माय प्रोग्राम। टर्मिनल में जाते हैं, हम इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, कंपाइल किया, नाउ आई रन दिस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास दो फ्लोट नंबर का सम आ गया। लेकिन अब ये तरीका जो है ये बहुत गलत तरीका है ये काम करने का। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ कि मैं फंक्शन एक ही यूज़ करूँ। ठीक है, लेकिन मुझे मुझे हर हर डाटा टाइप के लिए अलग से फंक्शन भी ना बनाना पड़े, और फंक्शन भी मेरा वही यूज़ हो जाए, एंड मैं फ्लोट डालूँ, उसके अंदर करेक्टर डालूँ, मैं उसके अंदर इंटीजर डालूँ, whatever the data type I get the result according to that data type। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग आती है। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग है क्या? सो अगर हम देखें, यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। सो फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए ना दो तीन पॉइंट्स हैं आपके पास। सबसे पहले तो
आपके फंक्शन ओवरलोडिंग तब होती है जब आप सेम नाम से कोई और फंक्शन बनाएं, ठीक है। नंबर टू, उसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, या सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। या तो आपके पास जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर उनकी वो डिफरेंट होना चाहिए आपके पास, जो आपके पास इनिशियली फंक्शन था, ठीक है। एंड द थर्ड कंडीशन इज के आपके पास दोनों की रिटर्न टाइप सेम होनी चाहिए। द रिटर्न टाइप कैन नॉट बी डिफरेंट। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं आपको बेहतर समझाने के लिए, फॉर एन इंट्रोडक्शन। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे ऐड का फंक्शन है एंड मैं चाहता हूँ कि, फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि मैं दो करेक्टर्स को ऐड करूँ, ठीक है। तो जब दो करेक्टर्स ऐड होते हैं ना, तो हम देखते हैं कि क्या होता है। एंड मैं चाहता हूँ कि मैं इसी फंक्शन से इसको करूँ। सो अगर तो मैं यहाँ पे लिखूँ void add करेक्टर एंड, ठीक है। सो यहाँ पे मैं दो करेक्टर वेरिएबल्स का की पैरामीटर में इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे इनको प्रिंट करता हूँ और हम देखते हैं कि होता क्या है यहाँ पे। मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ। जस्ट अभी हम खाली, या तो चलो प्लस ही कर देते हैं, इनको हम प्लस करते हैं एंड देन विल सी कि यहाँ पे होता क्या है। ओके, सो मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। आई कॉल द ऐड फंक्शन एंड यहाँ पे मैं पास करता हूँ वैल्यूज़ 1 और 2, ठीक है। सो मैं फंक्शन के अंदर 1 और 2 वैल्यू पास कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने फंक्शन ओवरलोडिंग किया है। इसमें मैंने वो सारे रूल्स मैंने फॉलो किए जो आप लोगों को मैंने बताई। पहला रूल क्या था कि दोनों फंक्शंस का नाम सेम होना चाहिए। दोनों फंक्शंस का नाम सेम है लेकिन दोनों काम डिफरेंट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर टू, आप देख सकते हैं कि आपके पास दोनों जो फंक्शन के पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ पे हम दो इंटीजर पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो करेक्टर पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। नंबर थ्री, आपके पास जो दोनों फंक्शंस की रिटर्न टाइप है दैट मस्ट बी डिफरेंट, दैट मस्ट बी सेम, ठीक है। डिफरेंट होगी तो फिर आपकी फंक्शन ओवरलोडिंग काम नहीं करेगी। सो अब हम देखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर ऐड लिखता हूँ, मैंने दो इंटीजर्स पास किए हैं, हम देखते हैं कि हमारा कौन सा वाला फंक्शन रन होता है। जब हम देखते हैं होता क्या है यहाँ पे। सो मैं अपने इसको यहाँ पे रन करूँ मैं, एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ये दोनों नंबर्स ऐड हो गए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं दो कैरेक्टर्स पास करूँ, ठीक है, तो अगर हम इस प्रोग्राम को फिर कंपाइल करें एंड रन करें, तब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अब कुछ डिफरेंट आउटपुट आ रही है। तो आस्की वैल्यूज़ का कितने लोगों को पता है यहाँ पे? पता है आस्की वैल्यूज़ क्या होती हैं आप लोगों को? पता है सर। ठीक है, आस्की वैल्यूज़ पता है आप लोगों को, ठीक है। आपके पास जो भी आपके करेक्टर होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लाइक आपके पास सी प्लस प्लस है, तो उसके अंदर आपके पास एक आस्की वैल्यू से आपके लेटर्स या आपके अल्फ़ाबेट्स, डिफरेंट सिंबल्स एक आस्की वैल्यू से रिप्रेजेंट होते हैं, उनको एक नंबर असाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम, आई डोंट नो इनकी आस्की वैल्यूज़ क्या है। अब अगर इसके ऊपर मैं होवर करके देखूँ, सो माय टेक्स्ट एडिटर इज टेलिंग मी कि इसकी 1 की आस्की वैल्यू का है 49 एंड देन 2 की क्या है 50। सो इन दोनों की आस्की वैल्यूज ऐड कर रहा है एंड देन इट इज गिविंग अस द आउटपुट अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। अच्छा, हमने देख लिया कि फंक्शन ओवरलोडिंग हो कैसे रही है, कैसे काम कर रही है। अब हम इसके डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल के मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं एंड मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, मैं एक इंटीजर पास कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ विद द सेम नेम। इसके अंदर मैं फ्लोट पास कर रहा हूँ, ठीक है। हम एक और फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 3 पैरामीटर्स पास कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। सो आपके पास ये 3 डिफरेंट एग्जांपल्स आ गई। इनको ये हम देख चुके हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं यहाँ पे। अब हम ये एग्जांपल्स देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फंक्शन ओवरलोडिंग किया है। मैंने सेम नेम से 3 फंक्शन बनाए हैं जिन तीनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। क्या इनकी इनमें डिफरेंट है? जो पहले वाला फंक्शन है उसमें हमारे पास सिर्फ एक इंटीजर पैरामीटर पास हो रहा है। जो सेकंड वाला फंक्शन है उसके अंदर हमारे पास एक फ्लोट पैरामीटर पास हो रहा है, ठीक है। जो हमारे पास थर्ड फंक्शन है उसके उसके अंदर हमारे पास 3 इंटीजर पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम इस तरह भी कर सकते हैं।
चलो हम इनको पहले रन करके देख लेते हैं ये काम कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तो मैं यहाँ पे खाली एक यहाँ पे इंटीजर पास करता हूँ, तो कंपाइलर को पता होगा कि उसने फंक्शन कौन सा रन करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया है कि अगर एक इंटीजर आए तो आपने ये वाला फंक्शन रन करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ, इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं, इसके अंदर मैं कुछ लिख भी देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम, दिस इज फंक्शन विद सिंगल पैरामीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दिस इज फंक्शन विद फ्लोट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि दिस इज अ फंक्शन विद 3 पैरामीटर्स। ठीक है, अच्छा इसको मैं यहाँ पे अगर रन करूँ इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो जो चीज़ मैंने अपने सिंगल पैरामीटर वाले फंक्शन के अंदर रखी थी, मेरे कंपाइलर ने वही चीज़ रन करके दी है मुझे। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे अगर दो इंटीजर्स पास कर देता हूँ, चलिए तीन कर लेते हैं, तीन इंटीजर्स पास कर देता हूँ, तो मुझे कोई यहाँ पे बता सकता है कि यहाँ पे क्या होगा? किसी को आइडिया? अच्छा, एक क्वेश्चन है, कैन वी डू समथिंग लाइक इफ द यूजर इनपुट्स अ कैरेक्टर इन वन कैरेक्टर इज एन इंटीजर फंक्शन। यस, मुनीब जो आप बात कर रहे हैं ना, कि अगर यूज़र करेक्टर इनपुट करता है तो करेक्टर वाला फंक्शन रन हो, अगर इंटीजर इनपुट करता है तो इंटीजर वाला फंक्शन रन हो, तो फंक्शन ओवरलोडिंग यही कर रही है ना आपकी। ये देखें, जैसे आप यहाँ पे हमने देखा कि अगर अगर तो हम मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ ऐसे करके, दिस एंड आई गो लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने इनपुट ले रहा हूँ यहाँ पे मैं यूज़र से। ठीक है, एंड देन अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे तो फिलहाल मैंने वेरिएबल को इंटीजर बनाया है, और अगर यूज़र यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल, मेरे पास इस फंक्शन के अंदर इंटीजर आ रहा है तो मेरे पास इंटीजर वाला फंक्शन रन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने करेक्टर वाला वेरिएबल बनाया होता और मैं करेक्टर इनपुट ले रहा होता, तो मेरे पास फिर ऑटोमेटिकली, अगर यहाँ पे मैंने करेक्टर कर देता हूँ इसको यहाँ पे, तो मेरे पास ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं देख रहा था कोई एक स्टूडेंट कह रहा था कि थर्ड फंक्शन विल एग्जीक्यूट, तो हम देखते हैं कि थर्ड फंक्शन एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। अच्छा उमेर, एक सवाल है कि अगर इस केस में आप ऐड का फंक्शन कॉल करोगे दो पैरामीटर्स तो क्या होगा, चलेगा या नहीं? दो पैरामीटर्स, चले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल अगर हम दो पैरामीटर्स के साथ करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा कंपाइलर यहाँ पे अब मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि ये देखो, यहाँ पे मैंने ऐड के फंक्शन के अंदर मैंने दो इंटीजर पास कर दिए हैं, लेकिन मेरे पास ऐड के फंक्शन का कोई कोई ऐसा वर्जन नहीं है जिसमें मेरे पास दो इंटीजर्स पास कर रहा हूँ मैं। ठीक है, या तो मैं तीन इंटीजर्स पास कर सकता हूँ, या तो मैं एक करेक्टर पास कर सकता हूँ, या तो मैं एक इंटीजर पास कर सकता हूँ, मैं दो नहीं पास कर सकता। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एरर आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं तीन कर दूँ, सो एरर चला गया, एंड हम देख सकते हैं कि अब हम इसको रन करके देखते हैं, रन करके देखते हैं कि हमारे पास कौन सा वाला फंक्शन रन होगा। तो मैं अगर इसको यहाँ पे कंपाइल करूँ एंड देन इसको रन करूँ, सो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज अ फंक्शन विद थ्री पैरामीटर्स। आपके पास ये थ्री पैरामीटर्स वाला फंक्शन रन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। एक और सवाल है, if the return type has to be the same then doesn't float addition do the same thing as integer division? यस, इट डज द सेम थिंग। आपके पास फ्लोट जो होता है वो उसका साइज भी इंटीजर जितना ही होता है। ठीक है, आपको शायद क्लास में बताया गया हो कि आपके पास इंटीजर वेरिएबल होता है, उसमें 4 बाइट्स का डाटा आ सकता है। ठीक है, आपके पास फ्लोट डाटा टाइप होती है, उसके अंदर भी 4 बाइट्स का डाटा आ सकता है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि फ्लोट के अंदर सिर्फ आपके पास डेसिमल पॉइंट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास डबल है तो आपके पास डबल में आपके पास थोड़ा डाटा ज़्यादा आ सकता है, आपके पास 8 बाइट्स का डाटा आ सकता है। सो बाकी आपके पास सेम ही चीज़ होती है फ्लोट और इंटीजर में। बस अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मेरे पास फ्लोट था, जैसे आप कह रहे हैं,
ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर ये फ्लोट वैल्यू पास कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पास हम देखेंगे कि हमारे पास ये वाला फंक्शन रन होगा। हम इसको रन भी करके देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक एरर दे रहा है। मैं यहाँ पे 1.1 पास कर रहा हूँ, हमें देखना चाहिए कि ये एक ये एक फ्लोट है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे लिखा आ रहा है हमारे पास डबल, तो ये इसको डबल कंसिडर कर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है कि हम नंबर के एंड पे अगर लिखते हैं एफ, तो ये इसको फ्लोट कंसिडर कर लेता है कंपाइलर हमारा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि हमारा एरर चला गया। और अब मैं यहाँ पे अगर इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरे पास फ्लोट वाला फंक्शन रन हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं खाली 1 पास करूँ, तो मेरे पास वो इंटीजर वाला फंक्शन रन हो रहा है जिसके अंदर मैंने ये सेम सी आउट स्टेटमेंट लिखी थी। जी कोई कोई अ, मेरा सवाल इस तरह का था कि लेकिन अगर हमने एडिशन करनी है हम्म, तो अगर फ्लोट एडिशन हो भी जाती है एंड में, अगर फॉर एग्जांपल हम दोनों के लिए रिटेन इंटीजर कर रहे हैं, तो वो फ्लोट वाला पार्ट तो ज़ाया हो जाएगा। यस यस यस, फ्लोट वाला पार्ट आया हो जाएगा। जैसे पिछले सेशन में तलाल ने बात की, आपके पास जो भी फ्लोट नंबर होता है, अगर आप उसको अगर इंटीजर रिटर्न करें तो आपके पास वो राउंड डाउन हो जाएगा, उसका ट्रंकेट हो जाएगा आपके डेसिमल पॉइंट वाला पार्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5.3 है तो आपके पास 5 रह जाएगा, 7.1 है तो आपके पास 7 रह जाएगा। तो पॉइंट से आगे वाला पार्ट आपका गायब हो जाता है। ठीक है, भाई अच्छा। ये वो क्वेश्चन, जी जी। अगर हम इंट और फ्लोट की जगह ऑटो ऑटो फंक्शन यूज करें तो फिर सही होगा। अच्छा, ऑटो जो है ना वो आपके आपके पास जो सी प्लस प्लस का नया वर्जन है ना, उसके अंदर आपके पास है कि एक उन्होंने डाटा टाइप बनाई है कि जिसमें जिसमें आपको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता कि आप किस तरह की वैल्यू डाल रहे हैं इसके अंदर। सो आप उसके अंदर नहीं कह सकते आप कि आपके पास कौन सा वाला फंक्शन रन होगा। उसको थोड़ा सा आपको देखना भी पड़ेगा। बल्कि मैं चलें ये वाली चीज़ मैं शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे। अभी आप लोग फिलहाल जो आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे वो ऑटो में से तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि दैट्स रिलेटिवली न्यू वर्जन, एक नया फीचर है सी प्लस प्लस का। ठीक है, अच्छा चलें यहाँ पे हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल बना के रखे हैं आपके लिए। फॉर एग्जांपल अगर तो हमने क्या बात की थी कि आपके पास जो भी फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं ना आप, आपके पास नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपके पैरामीटर्स की जो टाइप हैं या पैरामीटर्स जिस तरह के भी हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास ये फंक्शन है फंक वन के नाम से, ये मेरे पास फंक्शन है दिस एंड दिस, इनके नाम सेम है। अच्छा, मैं यहाँ पे देखूँ अगर, तो मेरे पास इसके अंदर दो इंटीजर पास हो रहे हैं, इसके अंदर मेरे पास दो डबल पास हो रहे हैं, इसके अंदर मेरे पास दो करेक्टर पास हो रहे हैं, एंड देन इसके अंदर मेरे पास दो स्ट्रिंग वैल्यूज पास हो रही हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पे आते हैं और मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं उस फंक्शन को कॉल करता हूँ। ठीक है, एंड आई गो लाइक दिस। मैं लिखता हूँ ए एंड मैं लिखता हूँ बी। ठीक है, अच्छा अगर हम इस फंक्शन में जाके देखें तो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, सिर्फ जो भी दो वैल्यूज आ रही है ना मेरे पास, जैसे इंटीजर दो आ रहे हैं तो उनको मैं ऐड कर रहा हूँ, दो डबल वैल्यूज आ रही है उनको ऐड कर रहा हूँ, दो करेक्टर आ रहे हैं उनको मैं ऐड कर रहा हूँ, देन दो स्ट्रिंग आ रही है तो मैं उनको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये दो वैल्यूज पास की हैं, तो कोई मुझे बता सकता है, या किसी का गेस, अगर किसी को पता भी नहीं है तो गेस कर सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा वाला फंक्शन रन होगा। एनी एनी जस्ट रैंडम सा गेस कर लें बेशक। यू कैन जस्ट राइट इन चैट। अगर आप यहाँ पे देखें, ये चार फंक्शन है आपके पास जिसमें दो स्ट्रिंग, एक में स्ट्रिंग जा रहा है, एक में करेक्टर जा रहा है, एक में डबल जा रहा है। माइक ओपन करके बेशक बोल लें। लाइन 31 वाला सर। ठीक है, लाइन 31 आप कह रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या लाइन 31 वाला रन होता है कि नहीं। मैं जाता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। सॉरी, गलत फाइल। ठीक है, तो हमारे पास एक एरर आ गया है। रुको ज़रा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अगर इसको हम रन करें,
ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने फंक्शन के अंदर दो स्ट्रिंग वैल्यूज पास की हैं, तो मेरे पास कौन सा फंक्शन रन हो रहा है, स्ट्रिंग वाला। और मैं क्या कर रहा था, मेरे पास जो दो वैल्यूज आ रही थी उनको मैं ऐड कर रहा था, लेकिन अब मेरे पास जो दो वैल्यूज आई हैं वो कौन सी वैल्यूज हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। तो मेरे फंक्शन ने क्या किया, उन दो स्ट्रिंग वैल्यूज को उसने कॉन्कैटिनेट कर दिया। ठीक है, उन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ दिया। कॉन्कैटिनेट का मतलब है इनको आपस में जोड़ दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर सिंगल कोट्स के साथ वैल्यू पास करता हूँ, तो कंपाइलर को पता होगा कि ये एक करेक्टर वैल्यू है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे इसको रन करूँ, देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने करेक्टर वाला फंक्शन रन किया। ठीक है, ये दिस वन करेक्टर वाला फंक्शन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमने करेक्टर वाला फंक्शन रन किया है तो एक सिंगल करेक्टर आ रहा है हमारे पास, और जो कंपाइलर था उसने उन दोनों की आस्की वैल्यूज ऐड करके उसने प्रिंट कर दी। लेकिन अगर मैंने दो स्ट्रिंग वैल्यूज पास की हैं और उन दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, तो उसने उन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके उसने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अच्छा हम दूसरा केस देखते हैं। हम देखते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग में हमारे पास इस तरह से भी हो सकता है। फंक्शन ओवरलोडिंग की जो सबसे मेन कंडीशन है वो ये तो है कि आपके पास दोनों फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए। अच्छा, आपके पास ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास दोनों फंक्शन हैं जिनको हम ओवरलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो पहले वाला फंक्शन आपने बनाया है उसके अंदर आपके पास पहले पैरामीटर पे आपके पास एक इंटीजर आ रहा है, दूसरे पैरामीटर पे आपके पास एक करेक्टर आ रहा है। दूसरे फंक्शन में आप देखें तो आपके पास यहाँ पे एक करेक्टर आ रहा है और एक इंटीजर आ रहा है। तो ऊपर वाले को हम कमेंट कर देते हैं एंड हम इनको रन करके देखते हैं। ठीक है, मेरे पास ये दो फंक्शन हैं func2 के नाम से, एक में पहले करेक्टर आ रहा है और एक में मेरे पास पहले इंटीजर आ रहा है। तो अगर मैं जाऊँ एंड आई गो func2 एंड मैं यहाँ पे एक इंटीजर पास कर रहा हूँ एंड एक करेक्टर पास कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं जस्ट उन दोनों को प्रिंट कर रहा हूँ कि मेरे पास क्या आया है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ कि मेरे पास कौन सा फंक्शन रन हो रहा है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ एंड मैं देख सकता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट वाला फंक्शन रन हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाला फंक्शन कैसे रन हो रहा है, यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यू पास की, यहाँ पे मैंने एक करेक्टर पास किया। एंड अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो इसमें से मेरा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर पहले इंटीजर आ रहा है, ये वाला फंक्शन है मेरे पास जिसके अंदर पहले इंटीजर आ रहा है और करेक्टर। अच्छा, अगर इसको मैं इस ऑर्डर को रिवर्स कर दूं, पैरामीटर्स के ऑर्डर को, अगर मैं पहले करेक्टर पास कर दूं एंड बाद में इंटीजर पास कर दूं, देन हम देखते हैं क्या होता है। हमारे पास दूसरा वाला फंक्शन रन हो जाएगा। इसको मैं पहले मैं करेक्टर पास कर देता हूँ एंड देन मैं एक इंटीजर पास कर देता हूँ। अब हम रन करें इस फंक्शन को, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास सेकंड वाला फंक्शन रन हो रहा है। ठीक है, उसने कहा कि ए के अंदर मैंने बी वैल्यू पास की है, ये करेक्टर बी। ठीक है, और बी के अंदर मैंने बी जो मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल था पैरामीटर वाला, ठीक है, दिस इज द पैरामीटर, तो आपके पास यहाँ पे 1 आ गया जो मैंने 1 की वैल्यू पास की थी। ठीक है, ये दो केसेस हो गए आपके पास। पहला केस क्या था कि आपके पास पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए, दोनों जो आपके पास ओवरलोडेड फंक्शन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंटीजर था, यहाँ पे डबल था। दूसरा ये कि आपके पास पैरामीटर्स का सीक्वेंस भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तीसरा हम देखते हैं कि आपके पास जो रिटर्न टाइप है वो डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास एक ये फंक्शन है func3 के नाम से, इसका भी नाम सेम है। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं देखूं, ये एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है एंड दिस इज रिटर्निंग अ फ्लोट। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं func3 को लिख देते हैं एंड मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि ये तो हमने प्री डिफाइंड वैल्यूज यूज की हैं, अगर कोई यूजर से इनपुट लेके करना चाहे तो वो कैसे हो सकता है? आप फुल नीचे करके सवाल देख लें चैट के अंदर। ठीक है, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं ना, तो हमने देखे ना जैसे कि, अच्छा मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बना लिया यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक इंटीजर इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कि यूज़र इंटीजर वैल्यू डालेगा। ठीक है, अब आगे मेरे पास ये डिफ़र कर सकता है कि मेरे पास ये डिफ़र कर सकता है कि मैं फंक्शन के अंदर वैल्यू कौन सी पास कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर बनाऊँ एक करेक्टर वेरिएबल बना लेता हूँ बी के नाम से एंड देन मैं यहाँ पे एक ये वाला वेरिएबल मेरे पास बन गया। ठीक है, तो अब मेरे पास अब यहाँ पे यूज़र ने जो भी इनपुट दिया है मैं यहाँ पे ए पास कर देता हूँ, यहाँ पे बी पास कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरा ए इंटीजर है, बी है, मेरे पास करेक्टर है, तो मेरे पास वो वाला फंक्शन रन हो जाएगा जिसके अंदर मेरे पास पहले इंटीजर आ रहा है।
सो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यूज़र कैसी इनपुट दे रहा है, बस अगर मैं इंटीजर वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ अपने फंक्शन के अंदर, तो मेरे पास वो उस हिसाब से फंक्शन रन होगा, ठीक है। अगर यूज़र मैं इंटीजर वेरिएबल के अंदर इनपुट ले रहा हूँ लेकिन यूज़र करेक्टर एंटर कर रहा है, तो वो अलग बात है। वो हमने फिर इफ़ कंडीशन लगा के हम चेक करेंगे कि यूज़र जो है वो किस तरह की वैल्यू दे रहा है हमें, ठीक है। सो हम अच्छा, एक इस और क्वेश्चन आया कि अगर आप इंट को कैरेक्टर में ऐड करोगे तो क्या होगा? एंड को करेक्टर में ऐड करें, चलें हम ये करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, और हम एक करेक्टर वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको हम रन करते हैं, इसको हम रन करते हैं, ठीक है। मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बना लिया, मैंने एक करेक्टर वेरिएबल बना लिया, और मैं इसको करता हूँ रन। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो आज की वैल्यू थी वो इसके साथ ऐड होगी, ठीक है। इसकी जो आज की वैल्यू है वो असल में एक इंटीजर ही है, तो इसकी उसने क्या किया कि इसकी आज की वैल्यू के साथ इसने इस इंटीजर को ऐड कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि ये 50 + 3, तो ये 53 हो गया। दोनों दोनों इसकी आज की वैल्यू ऐड होगी और इसकी अपनी वैल्यू ऐड होगी। सो दिस इज व्हाट हैपेंस कि अगर आप करेक्टर और इंटीजर को ऐड करें, ठीक है। अच्छा, हम देख रहे थे कि आपके पास तीसरी कंडीशन जो है फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर, आपके पास फंक्शन की जो टाइप है वो सेम होनी चाहिए, वरना आपकी फंक्शन ओवरलोडिंग काम नहीं करेगी। अच्छा, मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पे दो फंक्शंस को ओवरलोड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे फंक्शंस का नाम है func3, ठीक है। और मैं देखता हूँ, अच्छा मेरे पास पैरामीटर्स क्या जा रहे हैं इसके अंदर। मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक में दो फ्लोट जा रहे हैं। अच्छा, एक में एक इंटीजर और एक फ्लोट जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक इंटीजर पास कर देता हूँ एंड मैं एक फ्लोट पास कर देता हूँ, ठीक है। और हम इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, मैं इसको रन करता हूँ तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास फंक्शन रन हो गया एंड ठीक है, func3 इंटीजर, ठीक है। आई थिंक देयर इज एन इशू, ठीक है। इस एग्जांपल को बाद में देखते हैं। आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक। डिफरेंट रिटर्न टाइप्स वाले एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है। अच्छा, मेरे पास ये func3 है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक तो मेरे पास फंक्शन है जिसके अंदर मेरे पास दो फ्लोट हैं, ठीक है। एक में मेरे पास पहले एक इंटीजर जा रहा है और एक फ्लोट जा रहा है। तो हम देखते हैं कि मैंने, अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे एक इंटीजर पास किया, एक फ्लोट पास किया। अभी भी ये इसको डबल समझ रहे, तो मैं इसको यहाँ पे ना एफ लिख देता हूँ। उससे क्या होगा, दिस इट विल नाउ कंसिडर इट एज अ फ्लोट, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा फंक्शन रन होता है। मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड मैं इसको रन करता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ऐड वाला फंक्शन रन हो रहा है एंड अगर मैं यहाँ पे दो फ्लोट पास करता हूँ, दो फ्लोट वैल्यूज़ पास करता हूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं अब हमारे पास कौन सा वाला फंक्शन रन होता है। तो हम देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये ऊपर वाला फंक्शन रन हो रहा है, ठीक है, फ्लोट। क्योंकि अब यहाँ पे मैं कोई इनमें से कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। ये फ्लोट है, यहाँ पे ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो इसकी वजह से मेरे पास एरर नहीं आ रहा। वरना आपकी फंक्शन ओवरलोडिंग में अगर आप दो फंक्शंस को ओवरलोड कर रहे हैं और उनकी रिटर्न टाइप डिफरेंट है, अगर आप रिटर्न कर रहे हैं कुछ और उसको रिटर्न टाइप को रिटर्न वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर इंटीजर रिटर्न कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर रहा हूँ एक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये इशू आएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या देख सकते हैं हम इसके अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर। अच्छा, आई थिंक दैट्स ये यही कुछ आई गेस आपको पता होना चाहिए फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर। बाकी किसी और का अगर कोई क्वेश्चन है फंक्शन ओवरलोडिंग के साथ तो आप पूछ लें यहाँ पे चैट में और हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, एक एक और चीज़ कि आपका टीचर्स के अलावा आपका सबसे बड़ा फ्रेंड आपका यूट्यूब और इंटरनेट है, ठीक है। सो अगर आपके पास कोई हेल्प अवेलेबल ना हो तो आपने इंटरनेट से आपने हेल्प लेनी है। इंटरनेट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक उमर, है। नीचे एक सवाल आया हुआ है। ठीक है, मैं देखता हूँ कैन वी हैव कॉल बाय रेफरेंस एग्जांपल्स, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस की एग्जांपल भी देख लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, दो तरीके से हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स पास करते हैं, ठीक है। एक हम करते हैं
कॉल बाय वैल्यू, एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? कॉल बाय वैल्यू होता है कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, मैं ये एक फंक्शन बना रहा हूँ एंड इसका मैं नाम रख देता हूँ फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ इंटीजर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ एंड इसके अंदर मैं अभी वैल्यू पास करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं एक इंटीजर वेरिएबल बना लेता हूँ, इसके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ ये वैल्यू, ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं वैल्यू जो मेरा जो है वेरिएबल, उसको मैं एज इट इज़ पास कर रहा हूँ अपने फंक्शन के अंदर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके आपके जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो मेमोरी के अंदर एक जगह पड़े होते हैं, एक एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन में पड़े होते हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो वो क्या आपका कंप्यूटर क्या करता है, आपका कंपाइलर क्या करता है कि उस जगह से उस वेरिएबल की एक और कॉपी बनाता है, देन वो कॉपी जो है वो इस फंक्शन के अंदर पास करता है, ठीक है। आपका असल वेरिएबल जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको देखते हैं ये कैसे है। एंड अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं यहाँ पे करता हूँ a इक्वल टू 4, मैंने a की वैल्यू को 4 कर दिया। मेन फंक्शन के अंदर मेरे पास यहाँ पे a की वैल्यू थी 3, इस फंक्शन के अंदर मैं जाके देखता हूँ मैंने a की वैल्यू 4 कर दी, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर देखूँ, मैं इसके बाद भी यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ कि हम देख सकें कि इसकी वैल्यू को कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं a की वैल्यू 3 पास कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास 3 पास हुआ, हम फंक्शन के अंदर गए, ये प्रिंट हुआ। इसके बाद मैंने क्या किया, a की वैल्यू को 4 कर दिया, वापस ये फंक्शन कंप्लीट हुआ, हम आए और यहाँ पे हम a की वैल्यू को प्रिंट करें। तो हम देखते हैं कि a की वैल्यू आती क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें कि आपके पास a की वैल्यू 3 आई है। हालांकि मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मैंने a की वैल्यू को यहाँ पे 4 किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर भी 3 आ रही है। तो इससे क्या चीज़ साबित होती है कि आपके पास एक कॉपी पास हो रही है, ठीक है, और उस कॉपी की जो वैल्यू थी ना, उसको हमने 4 किया है, एंड देन जो असल वेरिएबल था उसको फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको बाय रेफरेंस पास करूँ, ठीक है। ये एंड से क्या होता है, मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे पैरामीटर भी चेंज कर देता हूँ, रेफरेंस एक्सेप्ट करेगी ये, ठीक है। अच्छा, ये क्या इशू है? अच्छा, आई गेस ये पता नहीं क्या इशू आ रहा है। फंक्शन वैल्यू ऑफ रेफरेंस नॉन कांस्टेंट मस्ट बी एन एल वैल्यू, ठीक है। पता नहीं क्या इशू है ये, आई थिंक ये मेरे एडिटर के साथ इशू है। तो फिर इसको वैसे हम वर्बली देख लेते हैं। मैं यहाँ पे ये ऐसे ही पास होता है आपके पास एक एंड, इसको ये एंड का साइन आता है, इसको कहते हैं m%, ठीक है। इसको हम कहते हैं m% a। तो इससे क्या होता है कि उमर, अब हम, आई थिंक अगर तुम एम्परसैंड रिमूव करोगे तो चल जाएगा फिर, अच्छा एक मिनट, बिकॉज ठीक है एम्परसैंड अगर यूज करते हैं उसका मतलब होता है कि एड्रेस जा रहा ठीक है। है ठीक है, सही कह रहे हो, ठीक है। इसको हम अब हम रन करके देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, बाय रेफरेंस पास कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसका रेफरेंस एक्सेप्ट कर रहा हूँ अपने वेरिएबल का। रेफरेंस एक्सेप्ट होने का क्या मतलब है कि जो मेरा जो असल वेरिएबल जहाँ पड़ा है ना, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसकी कॉपी नहीं बना रहा। और यहाँ पे मेरे पास वो वाला वेरिएबल आ रहा है, उसकी वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को अगर प्रिंट करके देखता हूँ कि मुझे पता चले कि इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हुई है कि नहीं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको अगर रन करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। तो जब हमने बाय बाय वैल्यू पास किया था तो उसकी वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर मैंने बाय रेफरेंस पास किया तो आप देखो यहाँ पे आपके पास उसकी वैल्यू जो मैंने फंक्शन के अंदर चेंज की थी वही वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास। सो ये बेसिक सा डिफरेंस है आपके पास बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू का। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, बाय वैल्यू फ़र्क वैसे पढ़ना नहीं चाहिए। अच्छा, आपके ना प्रोग्राम की लॉजिक पर डिपेंड करता है कि आप बाय वैल्यू पास कर रहे हो या बाय रेफरेंस, ठीक है। अगर कुछ जब आप बड़े थोड़े प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल बाय वैल्यू पास कर रहे हैं जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू का वेरिएबल हम पास कर रहे हैं फंक्शन के अंदर बाय वैल्यू, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो बाय वैल्यू पास करने में हमने देखा कि वो एक कॉपी क्रिएट कर लेता है उस वेरिएबल की। तो
अगर तो बहुत बड़ा वेरिएबल है, बहुत बड़ा नंबर है इसके अंदर, तो वो पूरे नंबर की कॉपी क्रिएट करेगा, उसको कॉपी क्रिएट करने में टाइम लगेगा उसको। अगर तो हम बाय रेफरेंस पास करते हैं तो वो सिंपल जाएगा जिस जगह पे वो वेरिएबल पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू उठाएगा एंड उसको यूज़ करना शुरू कर देगा। सो ये थोड़े से डिफरेंस होते हैं कि हमें हमें पता चल जाता है आगे जब हम थोड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं कि हमें बाय वैल्यू यूज़ करना है कि बाय रेफरेंस। अच्छा, और कोई क्वेश्चंस? आई गेस और कोई क्वेश्चंस नहीं है। सवाल है कि वॉइड कब यूज़ करते हैं हम? वॉइड कब यूज़ करते हैं? तो वॉइड हम फंक्शन की रिटर्न टाइप के अंदर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं फंक्शन से कोई चीज़ रिटर्न नहीं कराना चाह रहा। हम देखते हैं जैसे यहाँ पे कि मैं वॉइड फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। जैसे हम अगर यहाँ पे इंटीजर लिखते हैं ना, इंटीजर रिटर्न कर रहा है हमारा फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न और मैं एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे वो फंक्शन जो है एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे करके एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ठीक है, किसी वेरिएबल के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर तो मैंने यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है तो मैं फंक्शन से कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर सकता। या तो मैं खाली ऐसे करके रिटर्न लिख सकता हूँ कि मतलब मैं कुछ कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, या इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। मेरा बस फंक्शन ऐसा है कि वो मेरी कोई चीज़ मुझे वापस नहीं दे रहा, बस जो काम कर रहा है वो अपने अंदर ही कर रहा है। सो इस तरह की जगहों पे हम वॉइड यूज़ करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स कभी आया था सवाल के ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं और कब यूज़ होते हैं? अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? तो आपका जो प्रोग्राम होता है वो आपके इंट मेन से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल बनाता हूँ मैं इस फंक्शन के बाहर, ठीक है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं बनाता वेरिएबल, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ जी वेरिएबल, एंड इसकी मैं वैल्यू रख देता हूँ 10। तो ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है। इस ग्लोबल वेरिएबल का क्या मतलब है कि ये मेरे पास अब इसको अगर मैं यहाँ से उठा के ना ऊपर रख देता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा वेरिएबल ग्लोबल है। इसको इसको रखूँ जहाँ मर्जी भी, लेकिन इसके नीचे जो जो फंक्शंस होंगे ना, उन सब फंक्शंस के अंदर ये मेरा वेरिएबल एक्सेसिबल होगा, ठीक है। ये मेरे जितने भी ये सारे फंक्शन बने हुए हैं इन सब के अंदर वेरिएबल एक्सेसिबल होगा। लेकिन अगर देखें हम यहाँ पे कि मैं यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर ए पास कर रहा हूँ, तो ये ए जो है मेरा सिर्फ इसके अंदर एक्सेसिबल होगा, इसके अंदर एक्सेसिबल नहीं होगा, इसके अंदर एक्सेसिबल नहीं होगा। जो मैंने ये वेरिएबल बनाया है ये मेरा जो है हर जगह वेरी एक्सेसिबल होगा, तो इस तरह के वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, मेन के अंदर से या कोई और फंक्शन है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? आई एम जस्ट सेइंग दैट इन मेन फंक्शन वी हैव यूज्ड इंट। समझा नहीं आपकी बात में। इंट मेन होता है ना, वॉइड मेन नहीं होता। अच्छा, वर्ड मेन, अच्छा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड मेन भी कुछ जगह यूज होता है। अच्छा, एक ये अगर आप देखें ना, हम देखते हैं हमारा कोई फंक्शन रन होता है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कोई, वैसे यहाँ पे मेरे पास इसमें आ तो नहीं रहा, लेकिन अगर आप यूबंटू पे रन करें या आप किसी और जगह लिनक्स वगैरह पे रन करें, तो आपके पास वहाँ पे आप देखें, अगर आपके पास एंड में लिखा आ रहा होता है कंप्लीटेड विद स्टेटस 0, कुछ इस तरह का आपने देखा होगा लिखा आ रहा होता है। तो स्टेटस 0 का क्या मतलब है कि वो फंक्शन हमें बता रहा है कि जो 0 का मतलब है कि ये सही तरह एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वॉइड भी लिख दूँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा, इससे इतना नहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं? बिकॉज अब हमारा जो था ना प्रिस्क्राइब्ड, हमने सारा जो कराना था पूरे दिन में वो पूरा हो चुका है। तो इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग आप लोग पूछ सकते हो। इफ़ यू वांट उमर टू डू एनी क्वेश्चंस फॉर यू आप लोग बता सकते हो, वरना देन विल जस्ट एंड द सेशन, वरना अच्छा, क्वेश्चंस आपके बता दो। ठीक है। इब्राहिम इज सेइंग कि मेन की ब्रैकेट में कुछ लिखते हैं, तो मेन की ब्रैकेट में जो होता है ना आपके पास अभी फ़िलहाल तो आपके लेवल पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरह के 2 आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास एक कैरेक्टर एरे पास होता है, एक इंटीजर वेरिएबल पास होता है, ठीक है। ये इसका मकसद क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे रन कर रहा था ना, कि मैं ऐसे करके रन कर रहा था, ये ऐसे करके,
ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा कमांड है मेरी फाइल को रन करने का, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे स्पेस से सेपरेट करके मैं यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ पास कर सकता हूँ। तो वो वैल्यूज़ का जितनी वैल्यूज़ पास की हैं वो यहाँ पे आएंगी मेरे पास, और जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास इस कैरेक्टर एरे के अंदर आएंगी। सो इसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपको मेरे ख्याल से पेपर में भी नहीं आएगा। सो अगर किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है तो नमाज का टाइम हो गया। Chalo, if no one else has any questions, so we'll end the session here today. Thank you all for coming. आप लोगों की बड़ी हिम्मत है, आपने पूरा दिन गुजारा है। पढ़ाने वाले तो फिर घंटा-घंटा पढ़ा रहे थे, आप लोग पूरा दिन बैठे रहे हो, तो those of you who stayed till the end, I'm really proud of you guys and hopefully आप लोगों का सेशनल बेहतर होगा and you guys had some help. तो इन द फ्यूचर हम फाइनल से पहले फिर ये रखेंगे, हम फीडबैक फॉर्म भी सर्कुलेट करेंगे, तो वो भर देना कि हाउ वी कैन इम्प्रूव। तो एनीवेज हाँ, बस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस जो बाद में आपके जहन में आते हैं, आप मुझे मैसेज कर दो, मेरा नाम हैदर है, आप उमर को मैसेज कर दो, आपको कोई भी जीडीएससी का हेड या लीड या कोई भी बंदा मिले आप उसको मैसेज कर दो। इसमें कोई इशू नहीं है। रिकॉर्डेड सेशंस हम जो है ना अपलोड कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे रात तक। वी जस्ट नीड अ व्हाइल टू अपलोड देम क्योंकि सारों के पास पड़े हुए हैं। हम वो प्लीज ईमेल शेयर कर दो। back to them and again if you have any questions so please आप hesitate ना करो और हमें मैसेज कर दो। मेरी ईमेल, यस सर, ओके। थैंक यू सर। चलो फिर आई थिंक वी शुड एंड द सेशन एंड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग एंड होपफुली आपके सेशंस अब थोड़े बेहतर हो जाएंगे इसकी वजह से। बस आप लोग फीडबैक फॉर्म फिल कर देना ताकि वी कैन इम्प्रूव दिस फॉर यू इवन मोर नेक्स्ट टाइम। ओके सर। आई होप यू गाइस एंजॉयड, और आप लोगों के क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड गुड लक फॉर योर सेशनल्स। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।